नमस्कार। टीसीपी 24 में आपका स्वागत है। और इस वक्त देश में जिस तरीके के हालात चल रहे हैं वो काफी डरावने हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर स्ट्रेन्स के मिलने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि नए स्ट्रेन जो है वो सामने आ रहे हैं। हमारे पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में एपी स्ट्रेन जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में है, चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि स्ट्रेन के बारे में बताया जा रहा है लगातार मौतों का सिलसिला इस ट्रेन से ज्यादा बढ़ रहा है और इस ट्रेन 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। इसी बात पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर अनिमेश है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू स्नेहल। सर, इस बारे में मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या है आखिर ये जो एपी स्ट्रेन बताया जा रहा है या N44 के जो स्ट्रेन बताया जा रहा है, क्या है इस स्ट्रेन? N44 के स्ट्रेन या जो आंध्र प्रदेश स्ट्रेन बोला जा रहा है वो कोई नया स्ट्रेन नहीं है। पिछले साल जून में ही इस स्ट्रेन के बारे में पता लग गया था। पिछले साल ऐसा माना गया था कि आंध्र प्रदेश में जो कोविड फैला हुआ है उसमें करीब 40% इस स्ट्रेन के वायरस थे। तो यह कोई नया वायरस नहीं है। जानकारी क्या हुई कि कुछ जब स्टडीज हुई तो कल्चर मीडियम में यह वायरस 15 गुना तेजी से रेप्लिकेट किया और उसको लोगों ने ले लिया कि यह 15 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। ऐसी कोई स्टडी नहीं है कि यह 15 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। स्टडी ये थी कि यह 15 गुना ज्यादा रेप्लिकेट करता है कल्चर मीडियम में। तो यह चीजें धीरे से क्लियर भी कर दी गई। तो दो चीजें मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा कि 440 के कोई नया स्ट्रेन नहीं है, इसके बारे में एक साल पहले से ही पता था। दूसरी बात, इसके बारे में प्रॉपर स्टडी थी और यह एक आइडिया था कि यह स्ट्रेन बाद में दिक्कत कर सकता है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जो कोविड का बहुत भयानक अटैक हुआ था तो उसमें भी 3 या 4 महीने पहले यह साबित हो चुका था कि N44 के स्ट्रेन का एक इसमें योगदान है। तो ऑलरेडी यह स्ट्रेन हमारे बीच में मौजूद है और कोविड का कोई भी स्ट्रेन रहे उससे कुछ नया करने की जरूरत नहीं रहती है। आम जनता जो रहती है, आपको डरना नहीं है कि स्ट्रेन कौन सा है, क्योंकि आप उससे कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उस स्ट्रेन को पहले पता करने के लिए इंडिया में कुछ लैब्स कम थी, पर अब बहुत तेजी से इसके बारे में जानकारी लेने के लिए सरकारें लैब बढ़ाती जा रही हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में भी अब एम्स में और बाकी जगह पे जो स्ट्रेन की जांच है वो चालू हुई। डॉक्टर साहब, एक बात और आती है कि लोगों को ये भ्रम फैलाया जा रहा है या फिर ये असल सच्चाई, इसके बारे में बताइए कि लोग कह रहे हैं कि जो एपी स्ट्रेन है उसमें मौत की संख्या बहुत जल्दी होती है और एक बड़ी संख्या में लोग मर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रेन फैलता है तो इसमें 3 से 4 दिनों में मौतें हो जाती है। कितनी सच्चाई है इस बात इस चीज को अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि अश्वत्थामा मारा गया वाली बात है। लोग आधी बात कर रहे हैं, पूरी बात नहीं कर रहे हैं। कोविड में ऐसा होता आया है, पिछले कोविड में भी ऐसा था कि कुछ लोग अचानक से बिगड़ रहे थे, कुछ लोग अचानक से बिगड़ रहे थे। वह 1 से 2 दिन में या 3 से 4 दिन में ही उन लोग बिगड़ जा रहे थे। तो यह इस स्ट्रेन में भी है। ऐसा माना जा रहा है कि संभवतः यह स्ट्रेन पुराने स्ट्रेन मतलब जो पेरेंट स्ट्रेन था जिससे कोविड स्टार्ट हुआ उसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा फैलता है और लोगों को ज्यादा दिक्कतें कर सकता है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि वह जो स्ट्रेन है, नया स्ट्रेन, यंग लोगों को भी इन्वॉल्व कर रहा है। पिछले स्ट्रेन में जवान लोगों को उतनी दिक्कतें नहीं थी, इस स्ट्रेन में जवान लोगों को भी ज्यादा दिक्कतें हैं। और कहीं ना कहीं यह इसलिए भी हो सकता है कि बुजुर्ग लोगों को वैक्सीन भी लगी हुई है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन पर रिसर्च होना बाकी है। तो जो भी बात बोली गई अनुमान में बोली गई, अनुमानतः बोली गई, किसी भी बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। और ऐसा नहीं है कि यह स्ट्रेन जिसको इन्फेक्ट करेगा उसकी 3 से 4 दिन में मौत हो ही जाएगी। कुछ लोग जल्दी बिगड़ सकते हैं। यह कोविड बीमारी के ही लक्षण है कि कोविड बीमारी इसलिए इतनी खतरनाक थी कि अचानक से ही ये लोगों को नुकसान पहुंचा रही थी। तो 90% केस में, चाहे यह स्ट्रेन हो चाहे कोई भी स्ट्रेन हो, 90% केस में आप ठीक हो जाते हैं, अपने आप होम आइसोलेशन में ठीक हो जाते हैं। 10% केस में ही आपको एडमिशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें से बहुत कम केसेस को आईसीयू की जरूरत पड़ती है। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है पुराने स्ट्रेन में और इस स्ट्रेन में। एक बात और है कि भाई पुराने स्ट्रेन में जिस तरीके से हम पिछले 1.5 साल के वक्त से देख रहे हैं कि कैसे सतर्क रहना है, कैसे चीजों को अपना ख्याल रखना है, ये सारी चीजें आप लोगों ने, सारे डॉक्टर्स ने सलाह दी है, सभी ने इन चीजों के बारे में बताया है। मगर अब ये नया स्ट्रेन आ रहा है, आपने जैसे बताया कि 1 साल पहले से इसकी जानकारी थी, पिछले जुलाई से जानकारी थी इसकी, तो उस स्ट्रेन में क्या सतर्कता बरतने को कही गई थी? क्या इसमें कुछ अलग एहतियात बरतने को कहा गया था? इसके लिए मैं एक जानकारी और देना चाहूंगा कि पिछले 1 साल भर में हम सेम स्ट्रेन के साथ नहीं जी रहे हैं। जिस स्ट्रेन से कोविड फैला वुहान में, वो स्ट्रेन तो कभी आगे वर्ल्ड में गया ही नहीं। उसका एक वेरिएंट पूरे वर्ल्ड में फैला, जो कि हम जिसको यूके स्ट्रेन बोलते हैं, ब्राजील स्ट्रेन बोलते हैं, और ऐसे बहुत सारे स्ट्रेन थे। कोविड 19 के 3 लाख से ऊपर स्ट्रेन है। उसमें से क्लिनिकली सिग्निफिकेंट स्ट्रेन कुछ ही है जिसमें से जिनके बारे में समय समय पे जांचें होती रहती है। जैसे हमें 1 साल पहले से ही पता था कि यह स्ट्रेन मौजूद है
और इसके बारे में लोगों जितने भी साइंटिस्ट थे वो जानते थे कि वायरस बाद में दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो लगातार जो स्ट्रेन होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, हर वायरस लगातार चेंज होता रहता है, इसी कारण से वैक्सीन बनाने में दिक्कत आती थी। यह बात समझने योग्य है कि जो बेसिक प्रोटोकॉल होते हैं जिसको हम यूनिवर्सल फ्लू प्रोटोकॉल बोलते हैं, वो हर वायरस हर फ्लू के लिए सेम रहता है, जिसको एक आजकल एसएमएस बोला जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और सैनिटाइज करना हाथों को। यही चीज हर समय फॉलो करना है। अगर वायरस आपके अंदर नहीं आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, चाहे वो डबल म्यूटेंट हो, चाहे वो N44K या एपी स्ट्रेन हो, चाहे वो ट्रिपल म्यूटेंट हो, चाहे वो कोई भी वायरस हो, अगर वो आपके अंदर नहीं जा रहा है तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। जिस तरीके से आपने बताया कि 3 लाख से ज्यादा जो है स्ट्रेन्स है अवेलेबल है, मगर क्लिनिकली कुछ चीजों की ही जांच हो पाई है, कुछ की जांच हो पाती है आपने बताया, तो ऐसे में क्या, जिस तरीके से दौर चल रहा है और यहाँ म्यूटेशन हम देख रहे हैं, इंडिया में अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, म्यूटेशन बार बार आ रहे हैं, तो इसमें क्या ऐसा हो सकता है कि और भी वेरिएंट हमें देखने को मिल सकता है आगे? बिल्कुल। 3 लाख से ऊपर वेरिएंट हैं, क्योंकि एक पूरी संस्था रहती है जो लगातार किसी भी वायरस से जो बीमारी फैली हुई है उसकी लगातार म्यूटेशन को चेक करती रहती है और एक डाटाबेस पहले से तैयार है। तो यह वेरिएंट कैसा फैल रहा है आम जनता को इसको जानने की जरूरत भी नहीं है, जिनको जानना है वो जान रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं कि हम कुछ वेरिएंट्स के बारे में बस जानते हैं, मैंने कहा कि 3 लाख के ऊपर वेरिएंट है, उसमें से क्लिनिकल सिग्निफिकेंट मतलब जो मनुष्य को बीमार कर सकते हैं उनमें से बहुत ही कुछ वेरिएंट ऐसे होते हैं जो मनुष्य को ज्यादा बीमार कर सकते हैं। अधिकतर जो म्यूटेशन होते हैं वो वायरस को कमजोर करते हैं, जिससे धीरे धीरे बीमारी कमजोर होकर खत्म हो जाती है। तो समय के साथ यह म्यूटेशन भी, जो ऐसा मानते हैं हम कि कोई म्यूटेशन अगर बहुत तेजी से आया है तो वह म्यूटेशन भी समय के साथ खत्म हो जाता है। एक नया म्यूटेशन आता है जो उसकी वेरुलेंस को या उसकी इन्फेक्टिविटी को कम कर देता है। अगेन मैं क्लियर कर रहा हूँ कि जो लगातार मीडिया में आ रहा है कि 15 गुना ज्यादा खतरनाक है, तो वह 15 गुना ज्यादा रेप्लिकेट होता है वायरल कल्चर में, या 15 गुना ज्यादा तेजी से इन्फेक्ट करता है, यह रिपोर्ट नहीं आई थी। समझने में लोगों से गलती हो गई, कम्युनिकेशन गैप हो गया। तो यह चीज समय के साथ ठीक हो जाएगी। और दूसरी बात, जो भी म्यूटेशन आता है कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, कभी ना कभी ऐसा म्यूटेशन आएगा जो इस म्यूटेशन को न्यूट्रीफाई कर देगा, वेरीफाई कर देगा। एक बात और आती है, आपने कोविड के दौरान खुद अपनी सर्विसेज दी हैं और हम थैंक यू करते हैं डॉक्टर्स को, तो हमने मुहिम भी चलाई है थैंक यू डॉक्टर्स करके। मगर एक बात और आती है कि डॉक्टर जिस तरीके से परेशानी झेल रहे हैं, कई सारी तस्वीरें आती हैं सोशल मीडिया में, पीपी किट पहने डॉक्टर पसीने में लथपथ है और बाकी सारी चीजें जो सोशल मीडिया में चल रही है डॉक्टर्स को लेकर के। तो ऐसे में किस तरीके की तकलीफों का सामना डॉक्टर्स को भी करना पड़ रहा है कोविड के दौरान? सबसे पहली चीज तो डॉक्टर इंसान होते हैं, और जब आपके आसपास इतनी तेजी से लोगों की मृत्यु होती है, जिसमें से बहुत से लोग यंग हैं जिनको आप आसानी से, आपको लगता था यार इनको नहीं जाना चाहिए, बच सकते थे, पर आप उनको जाते हुए देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस कारण से कि शायद आपके पास प्रॉपर मात्रा में दवाइयां उपलब्ध नहीं है, या बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, या क्योंकि त्राही त्राही मची हुई ना, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। अचानक मात्रा में अगर पूरा पूरा शहर बीमार पड़ जाएगा तो आप कहीं से भी उतनी ज्यादा मात्रा में अस्पताल, बिस्तर या स्टाफ को उपलब्ध नहीं करा सकते। तो यह चीज एक मानसिक तनाव दे रही है सभी को, क्योंकि सभी के आसपास के लोग जा रहे हैं, सभी के आसपास के लोग कहीं ना कहीं हमने खोए हैं, हमारे भी आसपास के बहुत करीबी लोगों को हमने खोया है। और हमारे कई ऐसे मित्र हैं, कई ऐसे कलीग्स हैं जिनके पेरेंट्स, जिनके घर वाले, उन्होंने उनको उन्होंने खो दिया और बचा नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं एक वर्थलेसनेस टाइप की फीलिंग आती है कि यार हम इतना जानते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे। हम दावा करते कि हमारा साइंस कितना आगे बढ़ गया, पर कहीं ना कहीं हम लोग कितने लाचार हैं। तो वो लाचारी जो होती है, ये थकान जो फिजिकल थकान है, इस फिजिकल थकान से ज्यादा दिक्कत करती है वो मेंटल फैटिक, जो एक मेंटल फैटिक के साथ जो एक फ्रस्ट्रेशन आता है, जो एक लाचारी महसूस होती है। पर समय के साथ मैंने कहा कि हर समय चीजों को चेंज कर देता है, तो समय के साथ यह चीज बीत जाएगी। हम लोग इससे पहले भी ऐसी बहुत सी मुसीबतों से आगे निकले हैं, फिर निकल जाएंगे। चलिए खैर, जितनी भी मुसीबतें हैं उन सबको पार करते हुए डॉक्टर्स हमारी मदद चौबीसों घंटे कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू डॉक्टर्स, आप सभी डॉक्टर्स को। मगर जाते जाते डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर कैसे पहचाना जाए कि अगर मुझे ये नया स्ट्रेन जो है मुझे इफेक्ट कर रहा है या नहीं, या जो N440 के वेरिएंट है ये इससे मैं इफेक्ट हुआ हूँ कि नहीं, ये कैसे पहचाना जाए? इसको नहीं पहचान सकते, क्योंकि यह आप क्लिनिकली इसको पहचानने का कोई फायदा भी नहीं है। बात यह होती है कि ये जो स्ट्रेन होते हैं इसको हम ट्रीटमेंट चेंज करते हैं अगर जरूरत पड़े तो वो एक पूरा प्रोटोकॉल ही चेंज होता है। तो स्ट्रेन कौन सा है इसको जानने के लिए जो वायरोलॉजी लैब्स होती हैं वह इसको पहचानती हैं। और जो आपका ट्रीटमेंट होता है वह सिम्टम वाइज होता है कि आपको क्या दिक्कत है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। दवाइयां सेम है, वही रेमडेसिविर आपका इसमें भी एक्ट करेगी, वही रेमडेसिविर किसी भी स्ट्रेन में, किसी भी कोविड वायरस में एक्ट करेगी। ट्रीटमेंट चेंज नहीं होगा। अगर आपको ऑक्सीजन की कमी है तो आपको ऑक्सीजन दी जाएगी, जरूरत पड़ने पर स्टेरॉइड दिया जाएगा, और जो बुखार है तो आपको पैरासीटामोल या जो भी एंटीपायरेटिक से दी जाएंगी। तो ट्रीटमेंट चेंज नहीं होने वाला है। तो आम जनता को या फिर जो डॉक्टर्स हम इलाज कर रहे हैं, हमको भी यह जानने की जरूरत नहीं रहती है कि कौन सा स्ट्रेन है।
हाँ, पैटर्न कैसा शिफ्ट हो रहा है, ये हमको जानना पड़ता है, ताकि हम पहले से अंदाज़ लगा सकें कि इस समय कोई जल्दी बिगड़ रहा है या इस बीमारी में कोई तेज़ी से बिगड़ सकता है, जैसे डेंगू हो गई, एचआईवी हो गई। इनके भी 4-4, 5-5 स्ट्रेन रहते हैं जो कम्युनिटी में रहते हैं। एचआईवी के 3 हो जाते हैं, डेंगू के भी 3 से 4 स्ट्रेन होते हैं, हेपेटाइटिस सी के भी होते हैं। पहले से हर वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन रहते थे, पर क्योंकि वह वायरस पब्लिक को इतनी ज़्यादा मात्रा में प्रभावित नहीं किया था, इससे पब्लिक इस बारे में नहीं जानती थी। कोविड बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को नुकसान पहुँचाया है, तो लोग कोविड के बारे में हर चीज़ जानना चाह रहे हैं। पर कहीं न कहीं वो उनको जानने की ज़रूरत नहीं है। जितनी ज़्यादा जानकारी आप रखेंगे, उतना आप डरेंगे, क्योंकि वह जानकारी आपके काम की नहीं। एक बात और आती है आखिरी सवाल के साथ मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं ये स्ट्रेन फैल रहा है, स्ट्रेन की बात तो अलग है मगर जिस तरीके से बॉडी को इफ़ेक्ट करता है सीधे तौर पर, आपको ये तो नहीं पता होता कि कौन-सा स्ट्रेन आपको इफ़ेक्ट कर रहा है मगर आपकी बॉडी को नुकसान पहुँच रहा है। तो ऐसे में जो पुराने वेरिएंट्स हमारे पास थे, उसके बजाय अगर ये नया स्ट्रेन हमें इफ़ेक्ट करता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं ये घुसना चालू हो चुका है। अगर ऐसे में छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अभी फिलहाल में कोरोना फैला है और उसके बाद ये स्ट्रेन का भी इफ़ेक्ट पड़ता है किसी की बॉडी पर, तो उसे किस तरीके की हिदायत रखने की ज़रूरत है या उसे कौन से जो रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं वो पालन करने चाहिए ताकि वो ज़्यादा सावधानी से होम आइसोलेशन में बच सके? छत्तीसगढ़ में N44 के फैल चुका है, पहले ही फैल चुका है। जो दूसरी लहर हमारे यहाँ आई थी, उसमें तो बहुत बड़ा योगदान N44K का था। हम इससे पहले भी इसको एक्चुअली में हम इसको डबल म्यूटेशन या फिर N44K बोलते थे और एक नया नाम आ गया एपी स्ट्रेन। तो लोग कन्फ्यूज़ हो गए, इसको एपी स्ट्रेन बोलने लग गए। पर वही N44K जो मार्च में या अप्रैल में हमारे यहाँ जब समाचारों में बड़ी-बड़ी खबरें आती थी कि छत्तीसगढ़ में N44K पाया गया, वही तो एपी स्ट्रेन है। तो हम उसी से जूझ रहे हैं। सरकार अब भी इस बात को नहीं मान रही है, फिलहाल अब मानना शुरू कर चुकी है कि ये स्ट्रेन अब छत्तीसगढ़ में आ रहा है। तो कहीं न कहीं लोगों के लिए घबराने वाली बात बनती जा रही है। नहीं, नहीं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको उन्हीं सावधानियों का पालन करना है जिनका आपको पिछले 1 साल से पालन करते आना था। मैंने फिर बोल रहा हूँ, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि जब तक वायरस आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा, तब तक वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। कोई भी स्ट्रेन हो, कोई भी वेरिएंट हो, इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को बचा के रखिए, आप अनुशासन का पालन कीजिए और अपने आस-पास वालों से अनुशासन का पालन कराइए। फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो कौन-सा स्ट्रेन है। जब तक वह आपके शरीर में नहीं आएगा, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिमेष। डॉक्टर अनिमेष आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए इस पूरे स्ट्रेन के बारे में। लगातार जिस तरह प्रदेश में कोरोना फैल रहा है, उसके रोकने के लिए डॉक्टर्स की पूरी टीम जो छत्तीसगढ़ में या पूरे इंडिया भर में मैं कहूँ लगातार चौबीसों घंटे काम कर रही है ताकि आप सुरक्षित रह सकें, आप घर पे रह सकें, अपने परिवार वालों के साथ सुरक्षित रह सकें। तो इनकी सलाह मानें, जिस तरीके की सलाह डॉक्टर्स दे रहे हैं, उसे पालन करें और अन्यथा जो सोशल मीडिया में या बाकी जगह जो उपाय चल रहे हैं कि आप पुड़िया बना कर के ये सूंघ लें या कुछ कर लें, इन सारी अफ़वाहों से दूर रहें और डॉक्टर्स की सलाह पहले मानें क्योंकि इन्हें पता है क्या ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगर ये आप सलाह मानेंगे तो शायद आप अपने परिवार के साथ रहेंगे और समाज में हम इस कोरोना की चेन को तोड़ने में ज़्यादा कारगर साबित होंगे। थैंक यू सर। थैंक यू स्नेहल। PCP 24, #1 growing news network.